जागेश्वर मंदिर में श्रावणी मेला 2024 का हुआ शुभारंभ। सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टमटा ने पौराणिक श्रावणी मेले का किया शुभारंभ। केदारनाथ धाम दिल्ली के मंदिर का बदलेगा नाम। उत्तराखंड में संतों के विरोध के बाद ट्रस्ट ने लिया फैसला। सीएम धामी से आश्वासन मिलने पर संतों पुरोहितों ने खत्म किया धरना। उत्तराखंड में हरेला पर्व का उत्साह। सीएम धामी ने एक पेड़ मां के नाम का अभियान का आगाज किया। प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। हल्द्वानी में लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी देने वाले गिरफ्तार। पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा है। ज्वेलर्स से व्हाट्सएप पर मांगी थी फिरौती। शहर में बढ़ता ट्रैफिक बना स्कूली बच्चों के लिए परेशानी का सबब। स्कूल के समय के संशोधन के लिए मांगा समय। दून समेत 4 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। नदियों का जलस्तर बढ़ने का आसार। यात्रियों को सतर्कता बरतने की अपील। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा को मिली हार के बाद अब नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं। पूर्व सीएम और पूर्व सांसद तीरथ सिंह रावत ने उपचुनाव में हार को लेकर कहा कि प्रत्याशी का चयन सही से नहीं हुआ। मैंने पहले ही कहा था, इस बारे में संकेत भी दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में कार्यकर्ताओं को सही सम्मान नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अब केदारनाथ में उपचुनाव होना है, ऐसे में प्रत्याशी चयन में हमें और समझदारी दिखानी होगी। उत्तराखंड में भाजपा ने हार जीत पर मंथन शुरू कर दिया। देहरादून में भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बड़ी बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में 1350 से ज्यादा पदाधिकारी मौजूद रहे और वहीं इस बैठक में प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में मिली हार की समीक्षा भी की गई। साथ ही केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव के साथ ही आगामी निकाय और पंचायत चुनाव की रणनीति पर भी मंथन किया गया। वहीं बैठक में पूर्व सीएम और पूर्व सांसद तीरथ सिंह रावत ने उपचुनाव में हार को लेकर कहा कि प्रत्याशी का चयन सही से नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कार्यकर्ताओं को सही सम्मान नहीं मिल रहा है। अब केदारनाथ में उपचुनाव होना है, ऐसे में प्रत्याशी चयन में हमें और समझदारी दिखानी होगी। सभी से बातचीत करते हुए फैसला लें, थोपने का काम नहीं होना चाहिए। वहीं तीरथ के बयान के बाद भाजपा बैकफुट पर नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि भाजपा में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। इसलिए ऐसे करके सबसे राय मुस्कुरा लेकर के बातचीत करते हुए थोपने का काम मत करना। अब तो जनता आगे बढ़ गई, हम पीछे हो गए भैया। नेता तो बहुत पीछे हो गया है, जनता आगे बढ़ गई है। फिर उसके साथ साथ कार्यकर्ता चल रहा है, मेहनत कर रहा है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं ना, नेता आधारित नहीं, कार्यकर्ता आधारित। ये हम जो बैठे हैं, ये कोई नेता नहीं है, बड़ा आदमी नहीं है, दायित्व। आज तू है तो कल मैं हूँ, आज मैं हूँ तो कल तू है। कल से पीछे वाला यहाँ बैठ गया, यहाँ वाला पीछे बैठ गया, पता नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी का जो बयान था, जो वक्तव्य था, मैं भी उससे इत्तेफाक रखता हूँ, मैं भी सहमत हूँ। और उन्होंने जो बात कही है वो कार्यकर्ताओं के मन की बात कही, कार्यकर्ताओं की भावनाओं की बात। आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी का जो बयान है वो भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी जो सिरफुटोल है उसको प्रदर्शित करने का काम कर रहा है। और बयान से स्पष्ट हो गया कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ऑल इज वेल नहीं है। अंदर खाने तमाम बातों में आपसी झगड़ा आज भी बरकरार है। जिस तरह के उन्होंने कहा कि अगर उम्मीदवारों का चयन सबकी राय लेके किया जाता तो शायद ये स्थिति न रहती। और जिस तरीके से बाहर से उम्मीदवार लाए गए, दूसरी पार्टी में तोड़फोड़ करके उम्मीदवार आयातित किए गए, उसका खामियाजा भाजपा ने भुगता है और आगे भी भाजपा भुगतेगी। और भाजपा के कार्यकर्ता स्वयं भाजपा के उम्मीदवारों के समर्थन में नहीं थे। आपको बता दें कि उत्तराखंड की मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें भाजपा ने दोनों सीटों पर बाहरी प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था।
मंगलौर से भाजपा ने करतार सिंह भड़ाना को प्रत्याशी घोषित किया था। करतार सिंह भड़ाना कपड़ों की तरह पार्टी बदलने के लिए जाने जाते हैं। साथ ही वो हरियाणा और यूपी से चुनाव लड़ चुके हैं, जबकि बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर भाजपा ने कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भंडारी को भाजपा में शामिल कर उन्हें प्रत्याशी घोषित किया, जिसके बाद राजेंद्र भंडारी और करतार सिंह भड़ाना उपचुनाव हार गए। वहीं अब केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव होना है, जिसके लिए अब दोनों ही दलों में मंथन शुरू हो गया है। देखिए, क्योंकि केदारनाथ हमारी विधानसभा रही है और भारतीय जनता पार्टी अपनी विधानसभा जीतने के लिए अपने द्वारा संगठनात्मक रूप से हो, राजनीतिक कार्यक्रमों के रूप से हो, हम उसकी पूरी रचना आगामी दिनों बनाएंगे। क्यों अभी चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ है, जब भी चुनाव डिक्लेयर होगा उसमें हम सबका विधिवत रूप से सर्वसम्मत से प्रत्याशी की भी हम घोषणा करेंगे। और मैं कह सकता हूँ कि केदारनाथ भारतीय जनता पार्टी की थी, भारतीय जनता पार्टी की है, भारतीय जनता पार्टी की। इस बारे में कई बार कह चुका कि अपने पार्टी की आइडियोलॉजी, अपनी पार्टी की विचारधारा के लोगों को टिकट ना देकर बीजेपी ने अपने पाँव में कुल्हाड़ी ठेकी। इस प्रशासन ने, इस शासन में जिस तरीके से मीनाक्षी सुंदरम और विनय शंकर पांडे जैसे लोग रहेंगे और उनकी चलेगी और उनके वो अपने गुट विशेष के लोगों को ही पोस्टिंग्स दिलाएंगे, तो यही हाल सरकार का होगा और जनता के बीच में एक्सपोज हो रहे हैं। और ईश्वर करे कि ऐसे ही जो अधिकारी हैं वो घेरा बना के मुख्यमंत्री को घेरे रहें और कांग्रेस की आसान राह जो है आसान हो। कुल मिलाकर तीरथ सिंह रावत का बयान भाजपा के शीर्ष नेताओं की चिंता बढ़ाने वाला बयान है। साथ ही पार्टी के शीर्ष नेताओं को भी इस बयान पर मंथन करने की जरूरत है। वहीं तीरथ के बयान के बाद कई नेता भी उस बयान का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या भाजपा तीरथ के बयान को गंभीरता से लेगी? क्या भाजपा में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड में मानसून की शुरुआत के साथ ही डेंगू और चिकनगुनिया के फैलने का डर बना हुआ है, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य महकमा एक्टिव मोड में कार्य कर रहा है। वहीं प्राइवेट अस्पतालों और पैथोलॉजी लैबों डेंगू और चिकनगुनिया जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग ने दर निर्धारित कर दी है। इस बात पर देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि इसमें एलाइजा और रैपिड टेस्ट नाम के दो मुख्य टेस्ट होते हैं, जिसमें डेंगू की पुष्टि हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले साल की तरह इस बार भी एलाइजा टेस्ट के लिए NABL लैब में 1100 रुपये दर निर्धारित किया है और बिना NBL की श्रेणी वाले लैब में डेंगू के टेस्ट के लिए 1000 रुपये का दर निर्धारित किया गया। दो तरह के टेस्ट एक्चुअली इसमें होते हैं, एक तो एलाइजा टेस्ट होता है, एक रैपिड टेस्ट होता है। एलाइजा में भी जो NABL लैब है उनके लिए हमने 1100 रुपये रखा हुआ है और जो हमारे बिना NABL लैब है उनके लिए 1000 रुपये। पिछले साल वाले रेट बढ़ाने की काफ़ी हम लोगों को बोला गया था, लेकिन हम लोगों ने पिछले साल के दरों पे ही उनको करवाने के लिए सहमति उनसे ली है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हल्द्वानी से है, जहां उत्तराखंड में हुए उपचुनाव में दोनों सीटों में मिली करारी हार के बाद भाजपा ज्यादा टेंशन में नहीं लग रही है, क्योंकि हाल ही में मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को मिली हार पर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ विधायक वंशीधर भगत का कहना है कि ऐसे छोटे मोटे झटके लगते रहते हैं। हार पर अपनी बात कहते हुए वंशीधर भगत ने कहा कि मंगलौर सीट तो हम हमेशा हारते थे, इस बार तो हमने अच्छा प्रदर्शन किया। और वहीं बद्रीनाथ के लिए भी कुछ कमियों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ये छोटे मोटे झटके लगते रहते हैं, हम हिमालय की तरह हैं। वहीं कैबिनेट विस्तार पर पूछे गए सवाल पर बंशीधर भगत ने कहा कि केंद्र की राय के बाद मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि कब कैबिनेट का विस्तार करते हैं। बड़ी हार हुई। मंगलौर हम कभी जीते ही नहीं, हजारों में हारते थे, इस बार हम 500 से हारे। बद्रीनाथ के विधायक को तो ले गए थे, फिर तभी नहीं जीत पाए हो। नहीं, बद्रीनाथ को कुछ कमियां रह गई, उनको सुधारेंगे आगे। तो अब अरे ऐसे छोटे मोटे हल्के झटके में क्या होगा, जीतेंगे। ये हल्के फुल्के झटके तो लगते रहते हैं, हिमालय है हमारे पास, ये हिलता थोड़ी नहीं लगेगा आगे कोई झटका। सर, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के आपकी क्या राय है? अभी तक मंत्रिमंडल नहीं बांट पा रहे हैं मुख्यमंत्री, क्या नाराजगी है? कल जाहिर भी हुई है कुछ? नहीं, कोई नाराजगी किसी प्रकार की नहीं है। मंत्रिमंडल केंद्र की राय पर मुख्यमंत्री को विस्तार करना है, जब उपयुक्त समय आएगा तो उसको। अब रुक करते हैं अगली खबर का। पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हजरत हसन हुसैन की याद में सितारगंज क्षेत्र के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों के मुस्लिम समाज के लोगों ने बड़ी अकीदत और गमगीन माहौल के साथ शहर में मुहर्रम निकाले।
साथ ही मुहर्रम निकालने के दौरान पूरे शहर में हसन हुसैन की सदाएं गूंजती रही। आपको बता दें कि मैदान करबला में पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासी हजरत इमाम हुसैन उनके 71 अनुयायियों को शहीद कर दिया गया था। वहीं मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा इमाम हुसैन की याद में मुहर्रम के दिन ताज़िए निकाले जाते हैं। साथ ही मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में भूखों को खाना खिलाया जाता है और प्यासों को पानी पिलाया जाता है। हिंदुस्तान, पूरे भारत के लोग आज के दिन हुसैन पाक की यादगार रोज़े हुसैन ताजिया और अलम की शक्ल में मनाते हैं और घर घर में हुसैन पाक का फातह दिलाते हैं, क्योंकि हुसैन पाक जो करबला में आए थे मदीना छोड़कर, सिर्फ एक इस्लाम बचाने के लिए नहीं आए थे। लोग ये कहते हैं कि हुसैन इस्लाम बचाने के लिए आए थे, बल्कि मैं कहूँगा कि हुसैन इस्लाम तो बचाने आए थे लेकिन पूरी इंसानियत को बचाने के लिए आए थे। अगर हुसैन ना आते मैदान करबला में तो हक व बातिल का फैसला नहीं हो पाता। हुसैन आए थे अपने देश मदीना को बचाने के लिए। लिहाजा आज पूरे भारत के मुसलमानों को चाहिए, अगर हुसैनी है, हुसैन पाक के मानने वाले हैं, तो इस्लाम में न उग्रवाद है बल्कि उग्रवाद को मिटाने के लिए आका हुसैन करबला में आए, क्योंकि यजीदी सबसे बड़ा उग्रवादी था, सबसे बड़ा आतंकवादी था, सबसे बड़ा जानी था, सबसे बड़ा बदकार था, सबसे बड़ा यानी शराबी था, मक्कार था, जिनाखोर था। इसलिए आका हुसैन ने कहा कि तेरी हुकूमत हम नहीं होने देंगे। रुक रहे अगली खबर विकासनगर से है, जहां करबला में अपने 72 साथियों के साथ शहीद हुए हुसैन की याद में मुहर्रम पर ताजिए संग मातमी जुलूस निकाला गया। वहीं अंबाड़ी क्षेत्र में शिया समुदाय से जुड़े लोगों ने मातमी जुलूस निकालकर करबला में हुई जंग के दौरान शहीद हुसैन को याद किया। इस मौके पर एक अलग ही संदेश देने की कोशिश की गई। दरअसल मुहर्रम पर जहां जगह जगह मातमी जुलूस में युवा पहले खंजरों और अन्य हथियारों से अपने को लहूलुहान करते रहे, वहीं अब यहाँ के युवा बीते 3 सालों से यहाँ रक्त दान करके लोगों को जीवन दान देने की कोशिश कर रहे हैं। नवासे रसूल हज़रत मोहम्मद के नवासे हुसैन इब्न अली, उनके गम में आज ये जुलूस निकाला जा रहा है कि जिन्होंने इंसानियत का दर्स पूरी दुनिया को दी है। खुद हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनका ये कहना है कि अगर हुसैन के साथ जो 72 साथी हुसैन के थे अगर मुझे मिल जाते तो मैं एक दिन के अंदर हिंदुस्तान को आज़ाद कर सकता था। तो ये आज़ाद पसंद इंसानों का जुलूस निकाला जा रहा है और जुलूस उन्हीं का निकलता है कि जो जंग में कामयाब होते हैं। ये हुसैन हैं कि जो नवासे रसूल हैं, कि जिन्होंने जुल्म जोर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और करबला में कुर्बानी दी, और आज उन्हीं के जीत के लिए हम ये अलम, ताबूत और ये हमारे आज़ादार सीना जनी कर बता रहे हैं कि हुसैन ने हमें ये सिखाया है कि इज्जत की मौत मरना बेहतर है, जिल्लत की मौत मरना सही नहीं है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सरोर नगरी में करबला में हुए शहीद हजरत अब्बास आलमदार की याद में मुहर्रम कमेटी ने जुलूस निकाला, जिसमें मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोगों ने प्रतिभाग किया। मौलाना महजर अली ने बताया कि मुहर्रम मुस्लिम समुदाय के लोगों का खास पर्व है। इस्लाम धर्म के लोगों के लिए यह महीना बेहद खास होता है। इसी महीने में हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। हजरत इमाम हुसैन इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब के छोटे नवासे थे। उनकी शहादत की याद में मुहर्रम के महीने के 10वें दिन को लोग मातम के तौर पर मनाते हैं। इस दिन मुस्लिम समाज के लोग देश भर में जुलूस निकालते हैं। करबला की जंग में उन्होंने इस्लाम की रक्षा के लिए अपने परिवार और 72 साथियों के साथ शहादत दी थी। ये जंग इराक के करबला में यजीद की सेना और हजरत इमाम हुसैन के बीच हुई थी, इसलिए इस महीने को गम के तौर पर भी मनाया जाता है। इमाम हुसैन की शहादत में ताजिया और जुलूस निकाल कर मनाया जाता है। ये कार्यक्रम जो है जुलूस निकल रहा है अलम पर, और आज रोज़े आशूरा है, यानी फर्जंदे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यजीद नामी दहशतगर्द ने 3 दिन का भूखा प्यासा मैदान करबला में शहीद कर दिया। उन्हीं की याद में आज मज़लूमियत का मातम किया जा रहा है।
कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी फ़कत मुसलमानों के लिए, फ़कत शियों के लिए नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया इंसानियत के लिए थी। उन्होंने दुनिया को अमन का पैगाम दिया है। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के उसमें ये मुहर्रम का त्यौहार मनाया जा रहा है। आज हमारा यौम अशूरा का दिन है। आज ही के दिन हमारे हज़रत इमाम हुसैन का कत्ल हुआ था और उन्हीं की याद में ये मुहर्रम मनाया जाता है। इसमें हम ताजियों का जुलूस लेके निकले हैं। इसमें ये कार्यक्रम हमारा 1 तारीख से चांद की 10 तारीख तक चलता है और इसमें जगह जगह पे जिक्र हुसैन किए जाते हैं। 9 तारीख की रात को हमारी मुस्लिम 9 तारीख की रात को इसमें ताजियों का जुलूस की एक गश्त निकाला जाता है और मुख्य जुलूस जो नगर भ्रमण के लिए निकलता है वो आज के दिन निकलता है। अब रुक रही अगली खबर का। रुड़की में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें बदमाश के गोली लगने से वो घायल हो गया। बदमाश पिस्टल सप्लायर है और यहाँ भी किसी को सप्लाई देने आया था। आपको बता दें कि सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि यूपी निवासी एक बदमाश क्षेत्र में घूम रहा है। वहीं पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाश को पकड़ने का प्रयास किया तो सोलानी पुल शेरपुर जंगल के पास बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग झोंक दी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली बदमाश के पैर में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वही बदमाश का नाम साजिद उर्फ पिस्टल निवासी मेरठ उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है, जिसको उपचार के लिए सरकारी अस्पताल रुड़की भेजा गया। तलाशी पर बदमाश के कब्जे से 7 देसी पिस्टल, 1 तमंचा, 11 कारतूस और 1 डोंगल और मोबाइल फोन बरामद हुआ है। देर रात पुलिस को एक सूचना जिसमें एक वेपन डील के बारे में पुलिस के संज्ञान में मामला आया था। तत्काल विभिन्न स्थानों में हम लोगों के द्वारा चेकिंग चलाई गई थी। इसमें सिविल लाइन रुड़की के पास में सोलानी नदी के पास में पुलिस ऑलरेडी चेकिंग कर रही थी। इस बीच एक बाइक सवार उस जगह से निकला। पुलिस के द्वारा जब उसे रोकने की कोशिश की गई, उसके द्वारा पुलिस से बचने का प्रयास किया गया। जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो उस बदमाश के द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। पुलिस के द्वारा तत्काल उसको अरेस्ट करने के लिए जवाबी कार्रवाई करते हुए उसको अरेस्ट किया गया। इसी बीच उसको एक गोली उसके पैर पर भी लगी। तत्काल उसे हॉस्पिटल भिजवाया गया। इस बीच इससे जब पूछताछ की गई तो पता लगा यह जो व्यक्ति है इसका नाम साजिद उर्फ पिस्टल है। इसके ऊपर करीब 2 दर्जन से ऊपर मुकदमे दर्ज हैं और जो गंभीर धाराओं में है, खासकर लूट डकैती तक के मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं और ये मुख्यतः पिस्टल बिक्री का काम करता है। अब बात अगली अहम खबर की। खबर हल्द्वानी से है, जहां देवखड़ी नाले में उफान लोगों के लिए अब बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। काठगोदाम क्षेत्र में पानी के तेज बहाव में कारें बहने लगी हैं। पुलिस प्रशासन के लाख मना करने के बाद भी लोग जान जोखिम में डालकर नाला पार करने से बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि 5 दिन पहले इसी नाले में एक युवक की बहकर मौत हो चुकी थी। इसका ताज़ा उदाहरण आप इस एक्सक्लूसिव वीडियो में देख सकते हैं, जहाँ पुलिस के मना करने के बावजूद कार चालक किस तरह से इस नाले को पार करने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारे जो नैनीताल का जो पर्वतीय भूभाग यहाँ से शुरू होता है, उसमें रैपिड रेन की दशा में फ्लैश फ्लड की स्थिति बन जाती है। तो जो हमारे रपटे हैं, नाले हैं, वो कई बार बहुत त्वरित अल्प समय में ही उनमें बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसको लेकर आपने देखा भी होगा कि सभी रपटों पे सिंचाई विभाग द्वारा वार्निंग बोर्ड्स भी ऑलरेडी वहाँ पर लगाए गए हैं। उसके बाद भी ये देखने को मिल रहा है कि लोग उनकी अनदेखी करते हुए बड़े हुए पानी में उतर जाते हैं, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। अभी हम लोगों ने कुछ जगहों पर रेलिंग्स लगाई हैं, आगे भी इसको दिखवा रहे हैं। जहाँ पर भी आवश्यकता होगी रेलिंग्स लगाई जाएंगी, साथ ही जो चेतावनी बोर्ड हैं वो भी स्थापित किए जाएंगे। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। जहां जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण आज रुड़की के सातर शाह ग्राम पहुंचे, जहां उन्होंने गैंगरेप मर्डर पीड़िता किशोरी के परिवार से मुलाकात की। सांसद ने परिवार को सांत्वना देते हुए न्याय दिलाने के लिए मदद का आश्वासन दिया। मीडिया से बात करते हुए चंद्रशेखर रावण ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देवभूमि में इस तरह की घटना यहाँ की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को परिवार का दुख बांटने के लिए यहाँ आना चाहिए था, लेकिन मुख्यमंत्री अभी तक परिवार से नहीं मिलने पहुंचे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने परिवार को न्याय न मिलने पर हरिद्वार डीएम ऑफिस पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस विभत्स घटना को आगामी बजट सत्र में संसद में भी उठाया जाएगा। जिस तरह से वो जो है इनको प्रलोभन और न्याय को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं, ये सब अगर उत्तराखंड पुलिस की नाक के नीचे हो रहा है तो ये बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। कहीं ना कहीं संरक्षण सत्ता का अपराधियों को है। मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं, मैं यहाँ के सीनियर अधिकारियों से मांग करता हूं कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। और मुझे आशा थी कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अभी यहाँ मंगलौर में चुनाव था, यहाँ आए थे, मुझे आशा थी कि वो यहाँ आके इस परिवार का दुख बांटेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, जाति कभी नहीं जाती, क्योंकि ये बच्ची दलित समाज की है। शायद उनको इनके परिवार के पास आने का समय नहीं मिला। अगली खबर बागेश्वर से है, जहां चरस की अवैध खेती पर पुलिस ने अपना डंडा चलाया। पुलिस ने 5 से 6 एकड़ भूमि पर उगाई जा रही फसल को नष्ट कर दिया है। आपको बता दें कि जिले में हर साल करीब 10 करोड़ की अवैध चरस का कारोबार होता है। अब तो हालात ये हैं कि यहां पुरुषों के साथ ही महिलाएं भी इस कारोबार में उतर चुकी हैं। एसपी अक्षय कोंडे ने बताया कि अवैध कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए 2 टीमों को लगाया गया, जो कार्रवाई करने के साथ ही कारोबार से जुड़े लोगों की धरपकड़ में लगे हुए हैं। अलग अलग यूजेस हो, ये यहाँ ट्रेडिशनली किया जाता है, हज़ारों सालों से किया जाता है और हम सब उस चीज़ की रिस्पेक्ट भी करते हैं। पर जहाँ जहाँ ये कमर्शियल बेसिस पे किया जा रहा है, जो बेचने के उद्देश्य से किया जा रहा है, वो कदापि एक्सेप्टेबल नहीं है और इसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो हमारे द्वारा जो चिन्हित भी किए जा रहे हैं वो वैसे ही स्थल या वैसे ही लोग हैं जो कमर्शियल स्टेज पर इसका प्लांटेशन करके नशे के पदार्थ बनाकर बेचना भी चाहते हैं। लगभग हम लोग जिस स्पीड से कर रहे हैं, इसमें लगभग एकड़ में अगर बता दूं तो 5 से 6 एकड़ हम लोग प्रतिदिन टारगेट रखते हैं। तो कुछ दिनों पे बारिश के कारण या आपदा के कारण हम पूरा भी नहीं कर पाते, इसीलिए कुछ एडिशनल टीमें मेरे स्तर से बनाई गई है। और जो ये पाया जाता है तो ये लगभग 1600-1700 मीटर हाइट से जितने भी ऊंचे एरियाज है उसमें पाया जाता है। और अगर मैं एरियाज़ की बात करूँ तो जितना हमारा उच्च हिमालय वाला क्षेत्र है, उसका फुटिल का क्षेत्र है, वहाँ पे इसका प्रभाव ज़्यादा है। हालांकि झिरोली हो, कौसानी हो या बैजनाथ एरिया हो, जो प्लेन के एरिया है, या कुछ कोतवाली के क्षेत्र हो, सारे ही क्षेत्र में ये बिल्कुल पाया जाता है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के अधिकांश जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें, मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, चंपावत और नैनीताल जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। साथ ही बुधवार को पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इस दौरान उन्होंने विशेषकर पहाड़ की यात्रा करने वाले लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। 17 और 18 तारीख को उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। इसमें जो पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद में वहाँ पर कहीं कहीं भारी से लेकर के बहुत भारी वर्षा भी मिल सकती है, जबकि जो अन्य जनपद हैं, पर्वतीय जनपद जैसे चमोली, रुद्रप्रयाग या उत्तरकाशी, ऐसी देहरादून या पौड़ी जनपद है, वहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा मिलने की संभावना है। तो ये 4-5 दिनों में जो है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी देखने को मिलेगी। साथ ही जो इंटेंस रेन स्पेल है, इंटेंस या वेरी इंटेंस रेन स्पेल, वो भी कहीं कहीं देखने को मिल सकता है।